नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि समाचारों में। किसान भाइयों, कृषि विभाग द्वारा फव्वारा सिंचाई, ड्रिप सिंचाई, शुष्क खेती के उन्नत तरीकों की जानकारी, तालाबों का निर्माण और जीर्णोद्धार जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इनका व्यापक उपयोग नहीं हो पाया है। अब समय आ गया है कि हर किसान और आम आदमी को जल संरक्षण के लिए संकल्प लेना होगा। ध्यान रहे, पानी की कमी को दूर करने के लिए उपलब्ध जल को जमीन के नीचे संरक्षित करना होगा, यानी खेत से कम पानी बह कर जाए, जिससे ज़्यादा अवधि तक पानी पशुओं, फसलों और आम लोगों को उपलब्ध हो सके। हम पानी का निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन इसका प्रबंधन कर इसे सुरक्षित ज़रूर कर सकते हैं। इससे भूजल स्तर के साथ कुएं और तालाबों के जल स्तर में वृद्धि होगी। आज विश्व बाजार में फूलों की अपनी अलग पहचान है। दुनिया भर में कोई 2.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 2000 करोड़ डॉलर से अधिक फूल उगाए जाते हैं। भारत में इस समय लगभग 100 करोड़ रुपए का फूल निर्यात होता है, जिसका आधा भाग कर्तन फूलों में आता है। अपने देश में लगभग 500 करोड़ रुपए का फूलों का व्यापार प्रतिवर्ष होता है। यहाँ लगभग 150 हेक्टेयर भूमि पर पॉली हाउसों में भी फूलों की खेती होती है। पॉली हाउस बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम गुणवत्ता वाले फूल बिना मौसम के भी उगा सकते हैं। किसान भाइयों, केचुआ लंबे समय से किसान का अभिन्न मित्र हलवाहा के रूप में जाना जाता रहा है। सामान्यतः केचुए की खासियत भूमि को खाकर उलट पुलट कर देने के रूप में जानी जाती है, जिससे कृषि भूमि की उर्वरता बनी रहती है। ये छोटे और मझौले किसानों और भारतीय कृषि के योगदान में अहम भूमिका निभाता है। केचुआ कृषि योग्य भूमि में प्रतिवर्ष 1 से 5 मिलीमीटर मोटी सतह का निर्माण करते हैं। यही नहीं, भूमि की भौतिक गुणवत्ता में सुधार करते हैं केचुए। केचुए भूमि में उपलब्ध फसल अवशेषों को भूमि के अंदर तक ले जाते हैं और सुरंग में इन अवशेषों को खाकर खाद के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे मिट्टी की वायु संचार क्षमता बढ़ जाती है। एक विशेषज्ञ के अनुसार केचुए लगभग 250 टन मिट्टी प्रतिवर्ष उलट पलट कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप भूमि में 1 से 5 मिलीमीटर सतह प्रतिवर्ष बढ़ जाती है। केचुओं द्वारा निरंतर जुताई व उलट पलट के कारण स्थायी मिट्टी कणों का निर्माण होता है, जिससे मृदा संरचना में सुधार और वायु संचार बेहतर होता है, जो भूमि में जैविक क्रियाशीलता, ह्यूमस निर्माण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है। किसान भाइयों, केचुओं को घरों में भी पालकर आप इनसे खेती में अच्छा फायदा ले सकते हैं। अब अन्नदाताओं को कृषि विभाग के योजनाओं की जानकारी के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। कृषि विभाग किसानों के मोबाइल पर SMS के जरिए जानकारियां उपलब्ध कराएगा। भारत सरकार के निर्देश पर किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण करने का फरमान जारी कर दिया गया है। किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय से मिले और वे कामयाबी की नई इबारत लिख सकें, इसके लिए केंद्र सरकार ने कवायद तेज कर दी है। केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से चलाई जा रही सभी योजनाओं की जानकारी अब घर बैठे किसानों को मिल पाएगी। ये जानकारियां किसानों के मोबाइल पर SMS के जरिए मिलेंगी। भारत सरकार के निर्देश पर कृषि महकमे ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कृषि विभाग के निदेशक ने सूबे के सभी संयुक्त कृषि निदेशक व उप कृषि निदेशक को किसानों के पंजीकरण के लिए फरमान जारी किए हैं। कहते हैं कि मौसम का कोई भरोसा नहीं होता। इस बार ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है बरेली के मानसून पर, जहां पिछले साल मानसून ने जमकर भिगोया था। इस बार उसने अपना मुंह ही फेर लिया है। इसी वजह से बरेली के नागरिकों समेत वेदर एक्सपर्ट के माथे पर भी चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। एक तरफ जहां बारिश न होने से लोग पसीने में सराबोर हैं, तो दूसरी तरफ सूखे की आशंका से महंगाई बढ़ने का डर भी उन्हें सता रहा है। वेदर एक्सपर्ट के अनुसार आधे से ज़्यादा अगस्त बीत चुका है, लेकिन साइक्लोनिक प्रेशर और हवा की बदलती गति की वजह से बादलों को बरसने के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिल पा रही हैं। इसी वजह से अगस्त इस साल के बाद सबसे कम वर्षा दर्ज कराने वाला माह बनने की संभावना है। किसान भाइयों, पशुओं के खुर और मुख की बीमारियां खासकर फटे खुर वाले पशुओं में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, जिनमें शामिल हैं भैंस, भेड़, बकरी और सूअर।
ये बीमारी भारत में काफ़ी पाई जाती है और इसके चलते किसानों को काफ़ी अधिक आर्थिक हानि भी उठानी पड़ती है, क्योंकि पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध है और बीमार पशुओं से उत्पादन कम होता है। ऐसी बीमारियों को रोकने के लिए स्वस्थ प्राणियों को संक्रमित क्षेत्रों में नहीं भेजा जाना चाहिए। किसी भी संक्रमित क्षेत्र से जानवरों की खरीदारी नहीं की जानी चाहिए। नए खरीदे गए जानवरों को अन्य जानवरों से 21 दिन तक दूर रखना चाहिए। सभी जानवरों को जिन्हें संक्रमण की आशंका है, प्रति 6 माह में FMD के टीके लगाए जाने चाहिए। ये टीकाकरण कार्यक्रम मवेशी, भेड़, बकरी व सूअर सभी के लिए लागू हैं। बछड़ों को प्रथम टीकाकरण 4 माह की उम्र में दिया जाना चाहिए और दूसरा टीका 5 महीने की उम्र में। इसके साथ ही 4 से 6 माह में बूस्टर भी दिए जाने चाहिए। किसान भाइयों, गेंदा बहुत ही उपयोगी और आसानी से उगाए जाने वाला फूलों का पौधा है। यह मुख्य रूप से सजावटी फसल है। यह खुले फूल, माला और भूदृश्य के लिए उगाया जाता है। मुर्गियों के दाने में भी यह पीले वर्णक का अच्छा स्रोत है। संकर किस्मों में 700 से 800 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर तथा अन्य किस्मों में लगभग 1.25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। उत्तर प्रदेश में गेंदे के बीज की बुआई मार्च से जून और अगस्त सितंबर में की जाती है। गेंदे की खेती विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है। वैसे गहरी उर्वरायुक्त मुलायम मिट्टी जिसकी नमी ग्रहण क्षमता अच्छी हो और जिसका जल निकास अच्छा हो, इसके लिए अच्छी रहती है। विशेष रूप से बलुई दोमट मिट्टी जिसका pH 7 से 7.5 हो, ऐसी मिट्टी गेंदे की फसल के लिए सर्वोत्तम रहती है। किसान भाइयों, ये थे कृषि समाचार। अब आइए जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख कृषि मंडियों के मंडी भाव की। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के औसत भाव की। पीलीभीत मंडी में गेहूं का औसत भाव 1440 रुपये प्रति क्विंटल रहा। रामपुर की मंडी में गेहूं 1460, शाहजहांपुर की मंडी में 1430 रुपये और सुल्तानपुर की कृषक मंडी में गेहूं का औसत भाव 1435 रुपये प्रति क्विंटल रहा। चावल के भाव की बात करें तो पीलीभीत की मंडी में चावल का औसत भाव 2160 रुपये प्रति क्विंटल रहा। रामपुर की मंडी में चावल का भाव 2140, शाहजहांपुर की मंडी में 2080 रुपये और सुल्तानपुर की कृषक मंडी में चावल का औसत भाव 2110 रुपये प्रति क्विंटल रहा। आलू के भाव को देखें तो पीलीभीत की मंडी में आलू का औसत भाव 1580 रुपये प्रति क्विंटल रहा। रामपुर की मंडी में आलू 1860, शाहजहांपुर की मंडी में 1705 रुपये और सुल्तानपुर की कृषक मंडी में आलू का औसत भाव 1720 रुपये प्रति क्विंटल रहा। प्याज के भाव को देखें तो पीलीभीत की मंडी में प्याज का औसत भाव 1735 रुपये प्रति क्विंटल रहा। रामपुर की मंडी में प्याज 1840, शाहजहांपुर की मंडी में 1550 रुपये और सुल्तानपुर की कृषक मंडी में प्याज का औसत भाव 1720 रुपये प्रति क्विंटल रहा। एक नज़र केले के भाव पर भी। पीलीभीत की मंडी में केले का औसत भाव 975 रुपये प्रति क्विंटल रहा। रामपुर की मंडी में केला 1850, शाहजहांपुर की मंडी में 2260 रुपये और सुल्तानपुर की कृषक मंडी में केले का औसत भाव 1700 रुपये प्रति क्विंटल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ श्यामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। भाइयों, हमारे कठिन परिश्रम का परिणाम यह है कि हमारा खाद्यान्न उत्पादन काफ़ी अच्छा हुआ है, लेकिन साथ ही साथ चिंता का विषय यह भी है कि हमारा दलहन उत्पादन उतना अच्छा नहीं है जितनी हमें आवश्यकता है। दलहन उत्पादन में कमी के कई सारे कारण हैं। उनमें एक प्रमुख कारण है दलहनी फसलों में कीटों का प्रकोप। दलहनी फसलों में जब कीटों का प्रकोप हो जाता है तो हमें काफ़ी नुकसान होता है, उत्पादन हमारा गिर जाता है, हमारी आर्थिक क्षति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हम अपनी दलहनी फसलों को कीड़ों से किस तरह से बचाएं, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से डॉक्टर अखिलेश मिश्रा, जो कि वरिष्ठ दलहन वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे, जिन हमारे किसान भाइयों ने दलहनी फसलों की बुआई की है, जिनकी फसल अभी कम दिनों की है, उनमें कौन से रोग लग सकते हैं? देखिए, इस समय हमारे खेतों में जो है 3 दलहनी फसलें हैं खरीफ के मौसम में, उड़द, मूंग और अरहर। और दलहनी फसलों में चूंकि प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है, अतः ये जो शुरुआती इनकी वृद्धि की अवस्था है, इसमें बहुत ही मुलायम होती हैं फसलें और बहुत ही रसदार होती हैं, इसलिए इनमें कीड़ों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। डॉक्टर साहब, कई बार हम देखते हैं कि जब हमारी फसल 2-2 पत्तियों की होती है, खास करके दलहनी फसल होती है, तो शाम तक तो फसल ठीक दिखाई पड़ती है, लेकिन सुबह जब हम खेत को देखने जाते हैं तो वो जो पौधे होते हैं वो कटे हुए पड़े होते हैं, बिखरे हुए पड़े होते हैं। तो ये कौन से कीट का प्रकोप है? देखिए, कुछ क्षेत्रों में एक कटुआ कीट उसको बोलते हैं, वो कीट ज़मीन के अंदर रहता है। जो हमारे किसान भाई सुबह खेतों में जाते हैं तो देखिए ज़मीन के पास से जब पौधा हमारा 2 से 3 पत्ती की अवस्था में होता है तो उसको काट के गिरा देते हैं। ऐसा लगता है किसी ने कैंची से या किसी चाकू से काट दिया, इतने सफाई से बिल्कुल जहाँ से निकलते हैं वहाँ से काट देते हैं। इसलिए किसान भाइयों को ये जानना चाहिए कि ये कीट जो है, वैसे जब खेत में फसल तो कटी हुई दिखाई देती है लेकिन कीड़ा नहीं दिखाई देता है जी। तो ये कीड़ा जो है ज़मीन के अंदर रहता है और रात के अंधेरे में निकल करके
जो हमारे सुकोमल पौधे हैं 3 से 4 पत्ती की अवस्था के, उनको काट के गिरा देता है। डॉक्टर साहब, अगर ये समस्या दिखाई पड़ती है या इस तरह का कीड़े का प्रकोप खेत में दिखाई पड़ता है तो किसान भाई कैसे इसको नियंत्रित करें? देखिए, ये कीड़ा चूंकि रात को निकलता है, दिन में नहीं दिखाई देता है, तो हमारे किसान भाइयों को देखना चाहिए कि इस तरह की अगर शुरुआती अवस्था में उनको दिखा कि 2-4 पेड़ कटे हैं, कीड़े ने नुकसान किया है, तो इसमें कई प्रकार की दवाइयों का प्रयोग किया जा सकता है। सबसे पहले तो अगर हम बुआई के समय, अंतिम जुताई के समय हेप्टाक्लोर या क्लोरोपाइरीफास अथवा इंडोसल्फान, इनमें से कोई भी डस्ट पाउडर के रूप में पाई जाती है, ये 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से यदि अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देते हैं तो हम देखते हैं कि खेत में जो कीड़े हमारे ज़मीन के अंदर रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और जो शुरुआती अवस्था में हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, इससे हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। जी, ये तो बात हो गई जुताई के समय की। अगर उसके बाद इसमें खेतों में ये समस्या दिखाई पड़ रही है, अगर तो हमारे कैसे नियंत्रित करें? किसान भाई शुरुआती अवस्था में नहीं प्रयोग कर पाए हैं तो खड़ी फसल में प्रयोग करने के लिए कई सारे, जैसे हमने पाउडर बताया है, क्लोरोपाइरीफास या हेप्टाक्लोर डस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, अथवा दानेदार जो फोरेट नामक दवा है, इसकी 2.5 से 3 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से यदि हम प्रयोग करते हैं तो इससे भी हमारी फसल को ये जो शुरुआती अवस्था में नुकसान पहुंचाने वाला कीट है, इससे रोका जा सकता है। डॉक्टर साहब, इसको हम रोक सकते हैं, इस कीट को अगर हम सही उपचार करें? एक और समस्या आती है कभी कभी, क्योंकि इस साल बारिश कम हो रही है, कहीं कहीं बहुत कम हो रही है, तो ऐसी अवस्था में जो हमारी दलहनी फसलें हैं उनमें दीमक का प्रकोप हो जाता है। जी हाँ। तो अगर दीमक का प्रकोप हमारे खेत में हो गया है तो किसान भाई कैसे पहचाने कि दीमक लग गई है, और अगर दीमक लग गई तो उसको नियंत्रित कैसे करें? देखिए, जिन खेतों में दीमक पाया जाता है उनमें जैसे ही नमी की कमी होती है तो दीमक हमारा ऊपर आ जाता है और पौधों की जड़ से लेकर के तने तक काट करके उसको नष्ट कर देता है। जी। तो हमको ये देखना चाहिए कि जिन खेतों में हमारे दीमक का प्रकोप होता है उसमें पहले से ही किसान भाइयों को पता होता है कि इन खेतों में दीमक लग सकती है। तो इसलिए इसका सबसे अच्छा उपाय जुताई के समय ही, ये विशेषकर दीमक के लिए दवा बनी है, क्लोरोपाइरीफास 25 किलोग्राम पाउडर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें, अथवा इसका जैविक नियंत्रण भी है, ब्यूवेरिया बेसियाना नामक 6 से 8 किलोग्राम जो है इसकी मात्रा का जुताई के समय यदि प्रयोग कर लेते हैं तो ये बैक्टीरिया भी दीमक को खा करके नष्ट कर देता है। डॉक्टर साहब, जुताई के बाद अगर ऐसा हुआ है या जुताई के समय हम नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो अब अगर दीमक का प्रकोप हमारे खेतों में हो रहा है तो उसको हम कैसे रोकें? ये खड़ी फसल में दीमक का प्रयोग रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि क्लोरोपाइरीफास, ये लिक्विड के रूप में भी पाई जाती है, इसकी 3 से 4 लीटर मात्रा सिंचाई के पानी के साथ, किसान भाई हमारे हल्की सिंचाई का जो पानी की नाली होती है, कहने का मतलब खेतों में पानी भरा हो? जी नहीं, खेतों में जब सिंचाई करते हैं तो सिंचाई की नाली में जो क्लोरोपाइरीफास का डिब्बा है इसमें छेद करके रख देते हैं, तो नाली के साथ, जी हाँ, धीरे धीरे पानी के साथ ये क्लोरोपाइरीफास नामक दवा पूरे खेत में फैल जाती है, जिससे कि जो हमारे दीमक ऊपर आ गए हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, और जो हमारे ज़मीन के अंदर हैं वो ऊपर आने का प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए ये दवा जो है खड़ी फसल में सिंचाई के पानी के साथ प्रयोग करना सबसे ज़्यादा लाभदायक है। जी, कहने का मतलब अगर क्लोरोपाइरीफास का हम प्रयोग कर देते हैं तो दीमक का प्रकोप रुक जाता है। जी हाँ। डॉक्टर साहब, एक और समस्या आती है कि जिन हमारे किसान भाइयों की फसल 1 महीने की हो गई या 1.5 महीने की हो गई, पौधे थोड़ा बड़े हो जाते हैं, तो वहाँ पर देखा जाता है कि पत्तियों में जाली सी बना करके कीड़े उनको खा जाते हैं या फिर पत्तियों को काट देते हैं, तो वो समस्या क्या है और उससे कैसे हम बचाव करें? देखिए, जो वृद्धि की अवस्था है उसमें 2-3 प्रकार के कीट लगते हैं। एक तो पत्ती को कुतर के खाने वाले हैं और पत्ती का रस चूस देते हैं, जिससे कि पत्तियां हमारी सिकुड़ जाती हैं, उनका आकार बहुत खराब हो जाता है और पौधों की वृद्धि रुक जाती है। और तीसरे, पत्ती को खुरच कर खाने वाले ये जो 3 प्रकार के कीट हैं, ये वृद्धावस्था में लगते हैं, मतलब बढ़ने की अवस्था, बढ़वार की अवस्था जी में हाँ, लगते हैं। जब हमारे पौधे की जो वृद्धि की सबसे अच्छी अवस्था होती है उस समय इनका जो है प्रकोप होता है, और इनको नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है, अन्यथा अगर हमारा पौधा वृद्धि ही उसकी अच्छी नहीं होगी तो उसमें फल और फूल और उत्पादन निश्चित तौर पर घट जाएगा। इसलिए किसान भाइयों को इनका नियंत्रण विशेष रूप से करना चाहिए, और नियंत्रण करने के लिए बहुत सारे उपाय, जैसे जैविक है, रासायनिक नियंत्रण है, यांत्रिक नियंत्रण है, बहुत सारे उपाय मौजूद हैं जो हमारे किसान भाइयों को सुविधाजनक लगे, और जो भी वो प्रयोग करना चाहे उससे प्रयोग समय पर करें, जिससे कि हम किसान भाई हमारे फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैविक जो कीटनाशक हैं या कीट नियंत्रक हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि पर्यावरण के बड़े अनुकूल हैं, पर्यावरणीय नुकसान नहीं होता है, तो वो क्या है? किसान भाई उनको अपनाएं और उनकी फसल भी सुरक्षित रहे और पर्यावरण भी ठीक रहे। देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। इसके संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश में जो
कृषि रसायनों का उपयोग है लगभग 280 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से किया जा रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा यानी कि 60% हिस्सा जो टोटल हमारा रसायन का प्रयोग है वो सिर्फ कीट नियंत्रण के लिए किया जाता है और शेष 20% लगभग खरपतवार नियंत्रण और 20% लगभग रोगों के नियंत्रण के लिए। इसलिए जो 60% यानी कि ये बहुत ज़्यादा मात्रा है। जी हाँ, तो इसको हमें कम से कम करना चाहिए जिससे कि ये पर्यावरण के प्रति अनुकूल हो और पौधों के स्वास्थ्य, जमीन के स्वास्थ्य और मनुष्य के साथ स्वास्थ्य के लिए अनुकूल हो। तो इसके लिए जैविक नियंत्रण उपाय बहुत अच्छे आजकल मौजूद हैं, जिनमें कि जैसे कि बहुत सारे बैक्टीरिया, जैसे अभी आपको दीमक नियंत्रण के लिए ब्यूवेरिया बैसियाना की बात की हमने, और हमारे अरहर की फसलों में बहुत एनपीवी घोल का है जो हमारी सूंडी वाले कीट है, फली छेदक कीट है, उसको नियंत्रण करने के लिए है। डॉक्टर साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खेती की जानकारी के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार। पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में आसमान पर हल्के बादल छाए रहे, कुछ स्थानों पर हल्की तथा कुछ स्थानों पर सामान्य वर्षा हुई। विगत दिनों उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के सभागार में फसल मौसम सतर्कता समूह क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों ने पूर्वानुमान व्यक्त करते हुए बताया कि 26 अगस्त 2014 तक प्रदेश में हल्के से मध्यम बादल छाए रहेंगे। प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में गर्मी का प्रकोप जारी रहते हुए अधिकतम तापमान 30 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तथा न्यूनतम तापमान 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने की उम्मीद है। इस बीच लगभग सभी क्षेत्रों में 2 से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने के आसार हैं। किसान भाइयों, खेतों में खड़ी धान की फसल कल्ले व बाली निकलने की अवस्था में नमी के प्रति संवेदनशील होती है, इसलिए इन अवस्थाओं में खेत में नमी अवश्य बनाए रखें। वातावरण में तापक्रम व नमी के अधिकता रहने से रोग एवं कीट की संभावना ज़्यादा रहती है, इसलिए निरंतर फसल की निगरानी करते रहें। कीट व रोग नियंत्रण हेतु पर्यावरण हितैषी उपाय जैसे प्रकाश प्रपंच, फेरोमोन ट्रैप, ट्राइकोडर्मा तथा ट्राइकोग्रामा का प्रयोग करें। जिन किसान भाइयों ने केले की फसल में अवांछित पत्तियों की कटाई तथा फल वाले पौधों में स्केटिंग अभी तक नहीं की है तो यथाशीघ्र कर दें। परवल के गांठयुक्त लताओं की रोपाई करें। शकरकंद की संस्तुत प्रजातियों के कंद लगाएं ताकि समय से लताएं मिल सकें। जिन क्षेत्रों में वर्षा कम हुई है वहां गन्ने के नीचे की सूखी पत्तियों को निकालकर गन्ने की 2 पंक्तियों के बीच में बिछा दें, जिससे खेत की नमी का ह्रास न हो तथा खरपतवार नियंत्रण हो सके। मौसम के रुख को देखते हुए किसान भाई पशुओं में खुरपका, मुंहपका की रोकथाम हेतु एफएमडी तथा गला घोटू बीमारी की रोकथाम हेतु एचएस वैक्सीन का टीकाकरण तुरंत कराएं। तो किसान भाइयों, ये थे मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ मंगलवार को फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।